प्राचीन काल में विजयगढ़ राज्य में महेंद्र प्रताप सिंह राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था अंजना और छोटी रानी का नाम था मधुमती। उनकी दोनों रानियां बहुत ही सुंदर थीं। राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वे अपनी दोनों रानियों से विदा लेकर जंगल में शिकार करने निकल गए। काफी समय बीत गया था, राजा को कोई जानवर नहीं दिखा था। लगता है आज कोई भी शिकार हाथ नहीं आएगा। समय भी हो गया है, हम वापस महल चलते हैं। जैसा आप कहें महाराज। जैसे ही राजा ने ये कहा, उन्हें एक शेर दिखाई दिया। वह उस शेर पर हमला करने ही वाले थे कि एक दूसरा शेर उनके पास आकर खड़ा हो गया। सारे सिपाही घबरा गए। जैसे ही उन पर हमला करने के लिए वो कूदा, वैसे ही उसकी गर्दन पर एक हंसिए से हमला हुआ और वह शेर वहीं पर ढेर हो गया। सबने हमला करने वाले की तरफ देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे मानो वो किसी नगर में नहीं, जंगल में रहती हो। राजा उस लड़की के पास गए और उसका धन्यवाद करने लगे। आपके कारण हमारी जान बची है। हम आपकी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीकू है महाराज। चीकू कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर तेज था और आवाज में खनक थी। आपने हमारी जान बचाई है, इसके बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। हम मना नहीं करेंगे। आपको मुझे 3 वचन देने होंगे। बोलिए, मंजूर है तो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मांगिए। आपको पहला वचन ये देना है कि आपको अपने महल में एक चीकू का बगीचा लगवाना होगा। ठीक है, हम चीकू का बगीचा लगवा देंगे। और आपका दूसरा वचन ये है कि आप कभी भी हमसे हमारे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। राजा को ये वचन थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो कहाँ ही इस मुलाकात के बाद उस लड़की से मिलने वाले थे। ठीक है, हम कभी नहीं पूछेंगे। आगे। और तीसरा वचन ये है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी, अभी इसी वक्त। राजा को इस बात पर पहले बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने उस लड़की को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर थी, उसका कद भी लंबा था और वह गुणवान भी थी। राजा ने ये सोचा कि इस लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम तुमसे अभी इसी समय विवाह करेंगे। जब राजा ने सिपाहियों से विवाह का प्रबंध करने को कहा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें वो लड़की एकदम साधारण सी और छोटे कद की दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय राजा और उस लड़की की शादी हो गई। जब महल में ये खबर फैली कि महाराज अपनी तीसरी पत्नी के साथ पधार रहे हैं, तो दोनों रानियों को ये बात समझ में नहीं आई। महाराज तो शिकार पर गए थे, तो फिर ये विवाह कैसे कर लिया उन्होंने? मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी बात है दीदी। उन दोनों रानियों को एक ही चिंता सता रही थी कि कहीं राजा की ये तीसरी रानी बहुत सुंदर हुई तो राजा हमेशा के लिए सिर्फ उसी की ही बात सुनेंगे। राजा सभी को चीकू रानी से भेंट करवाने लगे। ये हैं चीकू रानी। इन्होंने आज आपके राजा की जान बचाई है और बदले में हमने अपनी प्रसन्नता से इनसे विवाह किया है। चीकू रानी किसी को सुंदर और लंबी दिखती तो किसी को साधारण और नाटी दिखती। न जाने ये कैसे रानी बन गई। इसका कद तो देखो, ये रानी बन सकती है क्या? एक दिन मैं भी रानी बनूंगी। कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी, चेहरे पर कितना तेज है। ये तो बड़ी साधारण सी लड़की है। जैसा मैं सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज भी ना किसी भी लड़की को ले आए और अपनी पत्नी बना दिया। जान ही तो बचाई थी, उसके बदले कुछ मुद्राएं दे देते।
ऐसी अजीब सी शक्ल की दिखने वाली लड़की से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी महाराज को। चीकू रानी का महल में स्वागत किया गया। राजा उन्हें अपने पिता और राजमाता की तस्वीर के सामने ले गए। चीकू रानी, ये मेरे माँ और पिता हैं। आप इनका आशीर्वाद लीजिए। चीकू रानी ने जैसे ही उनका आशीर्वाद लिया, दोनों तस्वीरों से आंसू आ गए। ऐसा लगा कि वो दोनों चीकू रानी के दर्शन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे इनकी बहुत याद आती है। सब कुछ मेरे कंधों पर छोड़कर ये चले गए। संभालिए अपने आप को महाराज। चीकू रानी, अब आप आराम कर लीजिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राज्य के सेनापति राजा के पास आए। महाराज, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, और फसल अच्छी होने के कारण इस बार लगान भी पिछले साल से अधिक आया है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब हमारी छोटी रानी के कारण हुआ है। उनके कदम इस महल के लिए बड़े ही शुभ हैं। जी महाराज, आप ठीक कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बारिश भी ठीक से नहीं हो रही थी, लगान भी पूरा नहीं आता था। राजा ने देखा कि चीकू रानी के आने से महल में अब सारे काम अच्छे से होने लगे थे। ये देखकर राजा को समझ आया कि चीकू रानी बहुत बुद्धिमान है। वे उनसे राज्य के सभी महत्वपूर्ण कामों में सलाह लेने लगे। ये बात दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगती थी और वे चीकू रानी से और जलने लगी। मुझे तो लगता है ये नई रानी कोई जादूगरनी है। जरूर इसने कोई तंत्र मंत्र करके सारे महल को जादू कर दिया है, इसीलिए तो सबको वही सही लगती है जो चीकू रानी कहती है। आप सही कह रही हैं। जब से ये आई है, सारी दासियां, सेनापति, यहाँ तक कि हमारे राजा भी बस इसी की ही सुनते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। वे दोनों रानियां परेशान थीं कि अगर सब चीकू रानी की बात मानते रहे तो एक दिन उन दोनों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। एक दिन चीकू रानी और राजा शतरंज खेल रहे थे, जिसमें चीकू रानी राजा को बार बार मात दिए जा रही थी। आज आपके सितारे चमक रहे हैं छोटी रानी, वरना हमें आज तक शतरंज में किसी ने नहीं हराया। चलिए एक बाजी और हो जाए। इस बार राजा पहली चाल चलते हैं, तभी रानी को कुछ आभास हुआ और वे परेशान हो गईं। महाराज, कोई खतरा मंडरा रहा है। आप जल्द ही सेनापति को बुलाइए और उनसे कहिए कि कुछ गुप्तचरों को लेकर दक्षिण दिशा में जाएं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं रानी? हम तो यहाँ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और इस बार आपकी चाल है। अच्छा, हम समझ गए। आप हमसे हार न जाएं, इसलिए कहानी बना रही हैं। अपनी चाल चलिए, कोई भी कहानी नहीं चलेगी। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। दक्षिण दिशा से राज्य पर हमला होने वाला है। आप बात समझिए और जल्दी से गुप्तचरों को रवाना कीजिए। राजा चीकू रानी की बात मानते हैं और सेनापति को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं। सेनापति, किसी गुप्तचर को दक्षिण दिशा की तरफ भेजिए और वहां के हालात पता कीजिए। राजा ने जैसा कहा, सेनापति ने वैसा ही किया। रानी का संदेह सही निकला। दक्षिण दिशा से उनके राज्य पर हमला होने वाला था। राजा ने बिना देर किए दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किया और दूसरी सेना की सारी योजना पर पानी फेर दिया। युद्ध जीतने के बाद सामने वाली सेना के जो भी सिपाही जिंदा थे, उन्हें राजा बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आए। उनमें से सेना का सेनापति भी आ गया था। सारा नगर इस खतरे के टलने का उत्सव मना रहा था। राजा जैसे ही युद्ध से लौटे, सीधा चीकू रानी के कक्ष में चले गए। आपने तो हमें हैरान कर दिया। आपको ये सब कैसे पता? शांत हो जाइए महाराज, अभी अभी इतने भीषण युद्ध से लौटकर आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आज हमने आपके पसंद का भोजन बनवाया है।
आपको बहुत पसंद आएगा। राजा चीकू रानी के गुणों से पहले से ही प्रभावित थे, लेकिन इस घटना के बाद चीकू रानी के लिए उनके मन में प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया। हम तो बस इतना ही कहेंगे चीकू रानी कि आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। आपके इन शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप आराम कीजिए। नगर में जीत का उत्सव खत्म हुआ और देर रात हो गई। सब सो रहे थे, लेकिन एक चीकू रानी ही थी जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। चीकू रानी बाहर आई और उन्होंने देखा कि मंजली रानी मधुमती महल से बाहर जा रही थी। अरे, ये तो मधुमती दीदी हैं, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? चीकू रानी मधुमती का पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि मधुमती रानी महल के गलियारे से होकर महल के बगीचे में जा रही थी। चीकू रानी भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई। तभी वहां चीकू रानी को महल का सेनापति दिखाई दिया। अरे, ये तो हमारे महल के सेनापति हैं। ये इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ? और मछली दीदी, ये भी वहां जा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चीकू रानी बगीचे के पास आ जाती हैं। रानी ने देखा कि मधुमती और सेनापति एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे के गले लग गए। ये देख चीकू रानी अपने कक्ष में लौटने लगी। तभी उन्होंने देखा कि रानी मधुमती और सेनापति बगीचे से बावड़ी की तरफ चलने लगे। चीकू रानी भी उनका पीछा करने लगी। चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। कुछ देर चलने पर मधुमती और सेनापति कहीं गायब हो गए। चीकू रानी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और चांदनी की रोशनी में चीकू रानी को चारों तरफ दरवाजे तो दिख रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वे दोनों किस दरवाजे के अंदर गए हैं। हाँ, कहाँ गए? कोई बात नहीं, राजमाता ने जो मुझे बताया है उसकी पुष्टि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में लौट रही थी। तभी वे सोचती हैं कि राजा को इस बारे में पता होना चाहिए। जब तक इस बात की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, महाराज से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। चीकू रानी अपने कक्ष में आ गई और सोने का प्रयास करने लगी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके साथ में गहरी नींद में सोए राजा के तरफ चीकू रानी देखने लगती हैं। महाराज, आप कितने भोले हैं। आपने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे बताऊं कि आपको बर्बाद करने की योजना बनाई जा चुकी है। लेकिन मैं यहाँ इस अनहोनी को रोकने आई हूँ। मुझे किसी के आंसुओं ने यहाँ भेजा है। आप कुछ नहीं जानते महाराज कि मुझे किसने भेजा है। आप तो ये भी नहीं जानते कि राजमाता जीवित हैं। चीकू रानी को कब नींद आई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन राजा तैयार हो रहे थे। तभी चीकू रानी वहां आ जाती हैं और वे परेशान होती हैं। उन्हें देखकर राजा उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछने लगे। क्या हुआ चीकू रानी, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, बस कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं आप, हमें भी बताइए। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे ससुर जी की मृत्यु कैसे हुई? राजा ये बात सुनकर उदास हो गए। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको ये बात जानने का अधिकार है रानी, हम आपको अवश्य बताएंगे। हमारे पिता हमसे बहुत प्यार करते थे और एक बहुत अच्छे राजा थे। जब हम बड़े हुए तो उन्होंने हमारा राज्याभिषेक कर दिया और खुद सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। हमारी तरह उन्हें भी शिकार का बहुत शौक था। एक दिन
वो शिकार के लिए गए। उन्होंने सिपाहियों को रुकने के लिए कहा और खुद ही जंगल चले गए। सिपाही बहुत देर तक उनकी राह देखते रहे, लेकिन वो नहीं आए। जब सिपाहियों ने जंगल में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें एक शव मिला। ऐसा लगता था कि किसी जानवर के हाथों वो इंसान मारा गया है। सिपाही ने देखा शव ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो हमारे पिताजी ने पहने थे, और उनके हाथ में राज्य खानदान की अंगूठी भी थी। और ये बात साबित हो चुकी थी कि वो शव मेरे पिताजी महाराज का ही था, जिस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। पिताजी की मृत्यु का सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारा मन राजपाट में कहीं नहीं लग रहा था। हम बिल्कुल टूट चुके थे। फिर एक दिन हमें राजमाता ने बुलाया और कहा, बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। इस महल ने अपने पिताजी महाराज को खोया, तुमने अपने पिता को खोया, और मैंने अपने पति को। मुझसे ये दुख सहन नहीं हो रहा है माता। मैं क्या करूं? अपने पिता की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने राज्य को संभालो। देखना, तुम्हारे अंदर अपने आप ही इस दुख को सहने की शक्ति आ जाएगी। हमने भी खुद को ऐसे ही संभाला है क्योंकि हमारे ऊपर आपकी और आपके बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। और इस तरह माता के समझाने पर हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और आज तक निभाते आ रहे हैं। चीकू रानी ने राजा की सारी बात सुनी। कुछ वक्त के लिए वे दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद चीकू रानी ने महाराज से एक और सवाल पूछा। मुझे बहुत खेद है महाराज कि हमारे पिताजी ससुर इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए। महाराज, आपने मुझे मेरे ससुर जी के बारे में बताया, मुझे अपनी सास और इस राज्य की राजमाता के बारे में कुछ बताइए। राजा ने फिर से उन्हें राजमाता के बारे में बताना शुरू किया। हमारी माँ एक बहुत ही गुणवान और निर्मल स्वभाव की थी। वो सबकी सेवा में लगी रहती थी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। एक दिन सुबह वो राजमहल के मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। उन्होंने अच्छे से पूजा की, लेकिन अचानक मंदिर में आग लग गई। काफी प्रयासों के बाद मंदिर की आग को शांत किया गया, लेकिन तब तक मंदिर के पुजारी, राजमाता और उनकी एक दासी तीनों जलकर भस्म हो गए थे। पुजारी और राजमाता का शव तो वहां मिला, लेकिन दासी का शव वहां नहीं मिला। ना ही वो दासी कहीं जिंदा दिखाई दी। महाराज, आपको कैसे पता चला कि जो शव वहां मिला था वो हमारी राजमाता का ही शव था? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चिकू रानी? क्या हम अपनी माँ को नहीं पहचानते? हमने उनके हाथों में उनकी शादी की अंगूठी और राज की खानदानी अंगूठी को देखा था। वो हमारी माँ ही थी। महाराज, जिस वक्त मंदिर में आग लगी, क्या वहां कोई और भी था? क्योंकि राज्य के लोग भी तो उस मंदिर में जाते होंगे। नहीं रानी, वो मंदिर केवल महल के लिए बना हुआ था। प्रजा उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके द्वार भी महल के अंदर ही बने हुए थे। माँ के जाने के बाद हमें लगा कि हम अनाथ हो गए हैं। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद राजमाता हमारे साथ थी, लेकिन राजमाता के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन फिर हमें राजमाता की बातें याद आई। पिता के जाने के बाद उन्होंने हमें सारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था। हमने खुद को संभाला और राज के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। हमें आप पर गर्व है महाराज। आपने इतना दुख सहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। आप हमारे साथ हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभाने का मन करता है चिकू रानी। हम हमेशा आपके साथ हैं महाराज। चलिए, अब काफी वक्त हो गया है, हम तैयार हो रहे हैं। आप भी जाकर तैयार हो जाइए।
तैयार? किस लिए महाराज? अरे, अंजना रानी ने आपको नहीं बताया? हमारा सबसे बड़ा पुत्र इथिराज अपनी शिक्षा पूरी करके महल में लौट रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है महाराज। हाँ, आप भी उनकी छोटी माँ हैं। आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। महाराज, मंजली दीदी, मधुमती और आपके कितने बच्चे हैं? मधुमती और हमारा एक बेटा है। उसकी शिक्षा खत्म होने में अभी 4 वर्ष बाकी है, इसलिए हम इथिराज के आने से बहुत प्रसन्न हैं। आज आपने हमारे माता पिता की बहुत याद दिलाई है रानी। हमें अच्छा लगा कि आपने उनके बारे में हमसे पूछा। वो जीवित होते तो आपसे मिलकर बहुत खुश होते। आपने ठीक कहा महाराज। कुछ देर बाद चीकू रानी राजा से पूछती हैं। महाराज, क्या आपने अपने पहले वचन का पालन किया? हाँ रानी, हमने आपके लिए चीकू का बगीचा लगवा दिया है। कुछ ही समय में आपको ताजा चीकू खाने को मिलेंगे। हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपको चीकू के बगीचे में क्या दिलचस्पी है? हमें इस बगीचे में नहीं, चीकू फल में दिलचस्पी है महाराज। हम तो बस हर समय चीकू ही खाते रहते हैं, इसीलिए तो हमारा नाम भी चीकू ही पड़ गया। इथिराज के आने की खुशी में महल में रौनक छाई हुई थी। सब बहुत ही खुश थे। चीकू रानी बड़ी रानी अंजना के पास जाती हैं। उन्हें मंजली रानी मधुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंजना दीदी, मधुमती दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, वो एक दासी के साथ बगीचे से फूल तोड़ने गई थी। हमारे इथिराज को फूल बहुत ही पसंद हैं। हाँ, और उनका कक्ष फूलों से सजाना है और ये काम मधुमती की देखरेख में होगा। ठीक है दीदी, मैं आपके साथ लड्डू बनाने में आपकी सहायता करूं या मछली दीदी के साथ कमरा सजाने में उनकी सहायता करूं? ये छोटी रानी तो बहुत ही होशियार बनती है। क्यों ना आज इससे ही लड्डू बनवाए जाएं? देखते हैं इसे लड्डू बनाने आते भी हैं या नहीं। मुझे लड्डू बनाने आते हैं दीदी, आप चिंता ना करें। अंजना रानी ये जानकर हैरान रह गई कि चीकू रानी ने कैसे उनके मन की बात जान ली। हे भगवान, अभी तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं था, फिर इसे कैसे मालूम चला? कहीं ये मन की बात पढ़ने वाली कोई जादूगरनी तो नहीं है? इससे पहले बड़ी रानी कुछ बोलती, चीकू रानी फिर बोल पड़ी। नहीं दीदी, मैं कोई मन पढ़ने वाली जादूगरनी नहीं हूँ। रानी घबराहट में बोली। छोटी रानी, आप एक काम कीजिए, आप बगीचे में जाकर मधुमती रानी की सहायता कीजिए। चीकू रानी बगीचे में गई तो उसे एक दासी फूल तोड़ती हुई दिखाई दी। मछली दीदी कहाँ है? अभी तो यहीं थी, न जाने कहाँ चली गई। शायद बावड़ी की ओर गई होगी। ठीक है, तुम फूल इकट्ठे करो, हम अभी आते हैं। चीकू रानी बावड़ी की तरफ चली गई। उन्हें वहां फिर से कई दरवाजे दिखे जो बंद थे, जिनमें से एक दरवाजे पर किसी के अंदर जाने के पैरों के निशान बने हुए थे। जाने के निशान बने हुए हैं, लेकिन आने के कोई निशान नहीं दिख रहे। चीकू रानी जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से दासी बुलाने आ गई। रानी जी चलिए, राजकुमार नगर में प्रवेश कर चुके हैं। हम जल्दी से कमरा सजा देते हैं। हाँ चलो। चीकू रानी ने इतिराज के कमरे को सजा दिया। अंजना के साथ लड्डू भी बनवाने लगी। तभी वहाँ मधुमती रानी भी आ गई। मछली दीदी, आप कहाँ थी? हमने आपको कितना ढूंढा। मंजली रानी के भाव कुछ बदल चुके थे। अब हमें क्यों ढूंढ रही थी रानी? हमें आपकी सहायता करनी थी, लेकिन हमने कमरा सजवा दिया है, आप चिंता ना करें। वे दोनों बात ही कर रही होती हैं, तभी महल में राजकुमार इथिराज की जय जयकार की आवाज आने लगती है। लगता है हमारा पुत्र महल में आ गया है, हमें द्वार पर चलना चाहिए। अंजना आरती की थाल लेकर द्वार पर चली जाती हैं। मधुमती और चीकू रानी भी उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी चीकू रानी देखती हैं कि एक दासी फूलों की टोकरी लेकर वहां आ गई है। अरे, ये दासी कौन है?
पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। वह दासी मधुमती के पास जाती है। छोटी रानी, मैं ये फूलों की टोकरी कहाँ रखूं? अब हम छोटी रानी नहीं रहे शन्नो, इनसे मिलो। ये चीकू रानी है, इस महल की छोटी रानी। इनके आने के बाद अब मैं मझली रानी बन गई हूँ। चीकू रानी को वह दासी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह मधुमती रानी से पूछती हैं, मछली दीदी, ये कौन है? ये शन्नो है। हमारे विवाह के समय हमारे मायके से हमारे साथ आई थी, तब से ये हमारे साथ ही हैं। चीकू रानी को दासी के माथे पर एक काला निशान दिखाई देता है। शन्नो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके माथे पे काला निशान कैसा? मधुमती रानी शन्नो के माथे पर देखती हैं तो कोई निशान नहीं होता है। हमें तो कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ये सिर्फ हमें ही एहसास हुआ था। राजा द्वार पर पहले से ही राजकुमार इतिराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति के साथ राजकुमार द्वार की तरफ आते हैं तो तीनों रानियां भी राजकुमार के स्वागत के लिए खड़ी थी। राजकुमार सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि चीकू रानी सबके साथ खड़ी थी। बेटा, ये इस महल की छोटी रानी है और आपकी छोटी माता। इनका आशीर्वाद लीजिए। राजकुमार चीकू रानी का आशीर्वाद लेता है। प्रणाम छोटी माता। आपके चेहरे में एक अलग से तेज और आंखों में ममता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। ये सुनकर बड़ी और मंझली रानी जलने लगी। तभी वहाँ शन्नो आ गई और कहने लगी, बड़ी रानी, आपने राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं। हाँ हाँ, लाओ, अभी पहना देती हूँ। शन्नो ने टोकरी आगे करी और अंजना ने जैसे ही फूलों का हार उठाया, टोकरी में से एक काला नाग राजकुमार के पैरों के पास गिर गया। सब अंजना रानी को राजकुमार को हार पहनता देख रहे थे। वह नाग राजकुमार को डसने ही वाला था। अब क्या होगा राजकुमार का, देखते हैं दूसरे भाग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।